देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। केवल 10 दिन दूर रह गया। 9-10 सितंबर को देश में G20 का सम्मेलन होना है। तैयारियां हैं, झंडे, पोस्टर, बैनर, अखबार, टीवी, आप सब देखेंगे तो चारों तरफ आपको पता चलेगा कि हाँ, G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली, भारत पूरे जोश से तैयार है। लेकिन G20 का मुख्य एजेंडा कहां पहुंचा, ये इस समय इस पर चर्चा करने का सबसे सही समय है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल करीब हैं। 10 दिन की बात रह गई। काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं थी, बैठक थी, तमाम बातें चली, स्टेटमेंट आ रहे थे। शेरपा का स्टेटमेंट आया, G20 के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया, प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले, आपने देखा होगा, काफ़ी कुछ निकला। तो अभी जानते हैं, समझते हैं कि G20 की कामयाबी जिन चीज़ों पर टिकी थी, जो मुख्य एजेंडा था, दरअसल वो कहां तक पहुंचा। तो सर, सबसे पहला सवाल सीधा यही कि G20 का जो मुख्य एजेंडा था वो क्या था इस बार, और उस पर बात कहां तक हाँ, G20 को लेकर अब आने वाले समय में काफ़ी चर्चा उत्साह बनेगी। खबरों में, प्रचार में, घोषणाओं की इस भीड़ के भीतर उतरकर आप उन सुर्खियों को भीतर हटाकर देखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके के संगठन होते हैं, उन्हें दरअसल हर साल के अपने कार्यक्रम में कुछ ना कुछ बड़ी सहमति बनाकर डिलीवर करनी पड़ती है। और इस हिसाब से G20 की बैठक काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण थी, जहां भारत जब इसे बाली से लेकर आया था, भारत की अध्यक्षता में होना यह था कि भारत की अध्यक्षता में दुनिया के तमाम देशों के लिए, जो कर्ज में दबे हुए देश हैं, उनके लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर करने होने थे। चूंकि G20 पिछले 7-8 सालों में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंगेजमेंट है, जिसमें भारत ने रोटेशनल अध्यक्षता निभाई, और वो भी उस समय जबकि कोविड के तत्काल बाद दुनिया के कई देश कर्ज संकट में फंसे थे। हम विस्तार से अपने इकोनॉमिकम में इस कर्ज संकट का जिक्र कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम इस प्रोग्राम के साथ आपको वीडियो के साथ मिलेगा। उस एजेंडे पर सहमत बननी थी। वो सहमति लगातार पिछले 5-6 महीनों, 7 महीनों की कोशिश के बाद नहीं बन पाई। कैसे, क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि एक तरफ IMF, वर्ल्ड बैंक है, दूसरी तरफ चाइना है। भारत और भारत के नेगोशिएटर्स ने काफ़ी कोशिश की, पर चीन कर्ज में रियायत देने को तैयार नहीं हुआ। हम विस्तार से इकोनॉमिक में आपको बता चुके हैं कि दुनिया में अब IMF से भी ज़्यादा, वर्ल्ड बैंक से भी ज़्यादा कर्ज देता है चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर हो चुका है। और जो उलझन थी वो ये थी कि चीन को कर्ज में रियायत के कॉमन सहमति के पैकेज के लिए तैयार किया जाना था, जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और चीन को शामिल होना था, पर चीन ने इससे अभी तक सहमति नहीं जताई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक की तैयारी से पहले अपने कुछ इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कारों में परोक्ष रूप से इस तरफ इशारा भी किया। हालांकि उन्होंने कहा कि डेट सस्टेनेबिलिटी को लेकर, कर्ज की व्यवस्था को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के देशों को तैयार किया जा रहा है। कुछ देश जिनको राहत नहीं मिल रही थी, उन्हें राहत मिली, पर स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से ये नहीं कहा गया कि G20 में एक व्यापक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने के लिए और उन 50-54 देशों को कर्ज से उबारने के लिए एक बड़ी फ्रेमवर्क पर सहमति बन पाएगी कि नहीं। आपको याद होगा कि हम बताते रहे हैं लगातार आपको कि इससे पहले भी G20 की ऐसी जितनी बैठकें हुई, चाहे वो वित्त मंत्रियों की बैठकें हुई हों, चाहे केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग हुई, वहाँ से कोई प्रस्ताव या कोई सहमति या बयान निकल कर नहीं आया जो ये बताता हो कि इसमें बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो ये G20 के मुख्य एजेंडे की स्थिति है। आखिरी कोशिशें जारी हैं सरकार के नेगोशिएटर्स की तरफ से कि किसी तरह से एक सहमति कुछ बनाई जा सके। रोड़ा कौन है सर? चीन। स्वाभाविक सी बात है, और हमने अपने इकोनॉमिक में विस्तार में बताया था कि चीन दुनिया के देशों को कर्ज से जाल से उबारने के लिए जिस फ्रेमवर्क की, जिस समझौते की ज़रूरत है, उस पर वो सहमत नहीं हो रहा है। चीन का मानना यह है कि उसने ये सारा कर्ज इकोनॉमिक कंडीशंस के जरिए दिया था, और ये उन देशों की सरकारों के साथ समझौतों के तहत दिया गया था। इसे जो अब दुनिया का यूनिवर्सल कर्ज है, उसका ढांचा नहीं माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक जो कर्ज देती हैं, उनके कर्ज देने के तौर तरीके, शर्तें अलग हैं। उनको दुनिया के देश कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको कर्ज देने के लिए बनाया गया है। चीन का कर्ज उसके खजाने से, उसके देश से गया हुआ, उसकी शर्तों पर गया हुआ, और वहाँ की सरकारों ने, जिन देशों ने, इसकी सरकारों ने कर्ज लिया है, उन्होंने उस शर्तों पर सहमति जताई है। पर डिफ़ॉल्ट का खतरा उन कर्जदारों पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने चीन का कर्ज ले रखा है। दुनिया की एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल एशिया का, अफ्रीका का, भारत के आसपास, भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास का देशों का है, जहां चीन ने बड़ा कर्ज दिया है, निवेश किया है, और अब उसकी बहुत सख्ती से वो वसूली कर रहा है। कोशिश ये थी कि इन देशों को कर्ज से उबारने के लिए चीन सबसे बड़े लेंडर के तौर पर साथ आए और कोई एक कॉमन राहत पैकेज दिखाई दे। और ये जिक्र शायद प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ इशारा भी अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में किया कि कुछ देशों ने दुनिया के देशों की कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने ट्रैप में
फंसा लिया है। इस पर विस्तार से हम इकोनॉमिक में चर्चा भी कर चुके हैं। सर फिर होगा क्या, जो गरीब मुल्क हैं जो कर्ज में फंस गए, अगर कोई मान लीजिए G20 में नहीं समझौता हो पाया तो इन मुल्कों का क्या होगा? अब काफ़ी दुविधा है और भारत के लिए भारत को G20 की बैठक की सफलता साबित करने के लिए किस तरीके की सहमति बनाने की कोशिश करनी होगी, ये देखना होगा क्या निकल कर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दुनिया के देशों को मिलकर इनके लिए करना होगा, नहीं तो ये देश डिफ़ॉल्ट होना शुरू होंगे। हमने अपने सामने देखा पिछले 1 साल में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, घाना रिस्क पर है, इक्वाडोर रिस्क पर है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब है, बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और अफ्रीका के बहुत सारे देश संकट में। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद G20 में IMF और वर्ल्ड बैंक की व्यवस्थाएं और बेहतर करने के लिए, उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए और उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अब चूंकि चीन उबारने के लिए, इन देशों को उबारने के लिए आगे नहीं आया है, तो शायद अमेरिका आगे आएगा। इस बात की संभावना है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बैठक में आएंगे और वो जो दुनिया के 2 बड़े लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके ढांचे में कुछ सुधारों की घोषणा करेंगे। क्या हो सकता है, शुभम आपको बताएंगे। तो हो ये सकता है कि अमेरिका ने यह सुझाव दिया है कि चीन के कर्ज की मार से दुनिया के कई देशों को बचाने के लिए अब रिफॉर्म करने की जरूरत है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का, जो कर्ज देते हैं सारे देशों को। उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस से बात करेंगे, उनके लिए जो फंडिंग है उसको किस तरह बढ़ाया जा सके, इस पर चर्चा करेंगे। और ये सारा काम करके ही हम, जो ये पूरी एक गुत्थी है जो उलझ गई है, चीन जैसे लैंडर से बचने के लिए, गरीब मुल्कों को बचाने के लिए ये कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे बात बनेगी सर? कर्ज का दायरा बहुत बड़ा है, कर्ज का आकार बहुत बड़ा है, चीन का कर्ज काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर IMF और वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स उतने आसान नहीं हैं जो तुरंत क्विक फिक्स सहमति के तौर पर किए जा सके। IMF और वर्ल्ड बैंक के पास ज़्यादा फायर पावर बढ़ानी होगी, उनके पास ज़्यादा फंड बढ़ाना होगा। इसके मतलब दुनिया के सारे देशों को कंट्रीब्यूशन बढ़ाने पर राजी करना होगा। इन देशों के कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात होगी। एक चीज़ की सहमति बनती है, हमें दिखाई देती है शुभम, जो संभावना बनती दिखाई देती है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के कुछ देश शायद अपने कुछ कर्ज का, जो कि बेहद गरीब मुल्कों को दिया गया है और जो फंसे हुए हैं, उसके एक हिस्से को माफ़ करने के लिए या बेल आउट करने का कोई नया कार्यक्रम लेकर आ सकते हैं। कुछ समय 80 के दशकों में ऐसा भी हुआ है कि दुनिया के कर्ज में कई देशों के कर्ज का सिक्योरिटाइजेशन भी किया गया है। उस सिक्योरिटाइजेशन का प्रस्ताव भी शायद इसमें आ सकता है। बट जो दुनिया में सॉवरेन कर्ज की समस्या है, वो अब उसमें बड़ा इनोवेशंस चाहिए, क्योंकि चीज़ें वहाँ जाकर फंस चुकी हैं जहाँ उन देशों के पास तो पैसा नहीं है उन कर्जों को चुकाने का। इसलिए G20 की इस बैठक में बाकी सब तो चर्चाएं होंगी, लेकिन हमारी निगाहें इस बात पर होंगी कि कर्ज में फंसे हुए देशों के लिए दरअसल इस 1 साल की कवायद से निकल कर क्या आया और किस देश को अंततः कर्ज के जाल से मुक्ति का रास्ता मिला इस बैठक के बाद। इस पर हमारी निगाहें बराबर बनी रहेंगी।